MA हिंदी MSD 3 उपन्यास एवं कहानी। इस पुस्तक का हम अभी अध्ययन करेंगे, जिसमें अध्याय 4 मैला आंचल और भारतीय उपन्यास, इसका विस्तार पूर्वक अध्ययन देखेंगे। आइए, भारतीय उपन्यास की अपनी खास स्वायत्त पहचान निर्धारित करने में जिन उपन्यास लेखकों की कृतियों से विशेष प्रेरणा मिली है, उसमें फणीश्वर नाथ रेणु अन्यतम है। भारतीय उपन्यास की भारतीयता को ठीक ठीक परिभाषित करने के लिए जो प्रमुख स्थापनाएं की गई है, उनमें प्रमुख है कि भारतीय उपन्यास यूरोपीय अर्थ में मध्य वर्ग का महाकाव्य या मध्य वर्ग की महागाथा नहीं है, बल्कि वह ठेठ भारतीय अर्थ में किसान चेतना का महाकाव्य या महागाथा है। यह विशेष संदर्भ में स्त्री चेतना की महागाथा है, या जैसा पिछले दिनों नामवर सिंह ने प्रेमचंद और भारतीय उपन्यास जैसे विशेष विषय पर केंद्रित अपने वक्तव्य में कहा कि ये दोनों चेतनाएं भारतीय उपन्यास की अंतर्वस्तु में अक्सर मिले जुले संश्लिष्ट रूप में दिखाई देती है। जैसे प्रेमचंद के गोदान में होरी का संघर्ष उतना ही महत्वपूर्ण है जितना धनिया का। दूसरी ओर रूप की दृष्टि से विचार भारतीयता का नियामक सूत्र माना गया है, जिसमें मंथर गति से चलने वाली लय अलग से ध्यान आकृष्ट करती है। आइए दूसरा पैराग्राफ देखेंगे। कोई भी साहित्य रूप अपने सामाजिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक परिवेश की निर्मित होता है और उसके एक खास बुनियादी चरित्र के बावजूद परिवर्तन की संभावनाएं उसी परिवेश के दबाव से प्रभावित होती है। उपन्यास इसका अपवाद नहीं है। रेणु का पहला महत्वपूर्ण उपन्यास मैला आंचल इस वास्तविकता को बखूबी प्रमाणित करता है। मैला आंचल का 1954 में प्रकाशन हिंदी उपन्यास जगत की एक घटना है। ग्रामीण यथार्थ को आधार बनाकर उपन्यास पहले भी लिखे गए थे। प्रेमचंद के उपन्यासों में प्रेमाश्रम और गोदान के यथार्थ से हम परिचित हैं। शिव पूजन सहाय के देहाती दुनिया जैसे उपन्यास का अलग ही महत्व है, पर मैला आंचल की नवीनता और सृजनात्मकता क्षमता को पहली बार एक आश्चर्य की तरह लक्ष्य किया गया। यह एक ऐतिहासिक तथ्य है। भारतीय उपन्यास के पाठक अब तत्शी शिवशंकर पिल्ले के उपन्यास, मछुआरे गोपीनाथ महांती के उपन्यास माटिम टाल से अपरिचित नहीं है। फिर भी मैला आंचल की नवीनता में कुछ खास है, जिसे समझने के लिए उपन्यास के विश्व संदर्भ को तथा भारतीय संदर्भ को, विशेष रूप से स्थानिक संदर्भ को साथ साथ ध्यान में रखने की जरूरत है। एक जीवंत क्रीड़ा भाव या विनोद, प्रियता, वस्तु, तथ्य, चरित्र या भाव प्रसंग की मूर्तता में जहाँ निरंतर मौजूद है, वहीं क्या एक ट्रेजिक रंग भी रह कर नहीं उभरता, और यह एक ऐसा संकेत है जो मैला आंचल के मर्म तक पहुँचने में सबसे अधिक सहायक हो सकता है। कहने की ज़रूरत नहीं है कि इस संकेत को संकेत में नहीं, कृति की समग्रता में देखने और पढ़ने की ज़रूरत है। मैला आंचल के पहले संस्करण की भूमिका में खुद रेणु ने उसे आंचलिक उपन्यास कहा था, जिसका कथा केंद्र है पूर्णिया पर, जिसके एक छोटे हिस्से या सीमित अंचल को पिछले गांव का प्रतीक मानकर इस उपन्यास का कथा क्षेत्र बनाया गया है।
रेणु के शब्द हैं, इसमें फूल भी हैं, शूल भी हैं, धूल भी है, गुलाल भी है, कीचड़ भी है, चंदन भी है, सुंदरता भी है, कुरूपता भी। मैं किसी से भी दामन बचाकर निकल नहीं पाया। यही है वह खास जीवन संदर्भ जो रेणु का औपन्यासिक यथार्थ भी और वह दृष्टि बिंदु भी जिससे यथार्थ को देखा जा रहा है। जहाँ बाह्य नैतिकता की धज्जियाँ उड़ाई जा रही है, वहीं आंतरिक नैतिकता के लिए छटपटाहट भी है। इस द्वंद्व के कारण ही मैला आंचल आंचलिक उपन्यास भी है और आधुनिक उपन्यास भी। आखिर एक विशेष अर्थ में मैला आंचल में बालदेव, लक्ष्मी कोठारिन, वामन दास जैसे कितने ही खरे सजीव जीवंत चरित्र हैं, पर कोई एक चरित्र उसमें केंद्रीयता नहीं प्राप्त करता है जिसमें मानवीय उदात्तता और विकट उल जलूल का अद्भुत संयोग है। परंपरा विरोधी मान्यताओं के टकराव के बावजूद गहरी जीवनाशक्ति आंचल, मैला आंचल का बीज भाव है। संघर्ष के मूल उद्देश्य के साथ ही एक ट्रेजिक लय उपन्यास के कथा प्रभाव में आद्यंत मौजूद है, पर वह नकारात्मक नहीं है। जीवनाशक्ति को मूल भाव से ही संबंध है। कहना ना होगा, भारतीय उपन्यास की भारतीयता को निर्धारित करने में समय बोध की विशिष्टता और गहरी स्थानीयता की महत्वपूर्ण भूमिका है। बल्कि स्थानीयता के गहरे एहसास में ही समय का बोध भी शामिल है, घुला मिला है। एक तरह से देखा जाए तो इस पिछड़े ग्रामांचल में मलेरिया सेंटर के खुलने भर से हलचल सी पैदा हुई है, पर दूसरी ओर एक असहाय जड़ता या सूनापन भी इसमें व्याप्त है। बालदेव और कालीचरण जिन विचारधाराओं के प्रतिनिधि या प्रतीक हैं, उनके आगे भी विचार, संस्कार, संघर्ष कई स्तरों पर मौजूद हैं। वामन दास जिस मूल्य क्षय की त्रासदी को लेकर क्षुब्ध या हताश है, वहाँ सारा जीवन व्यापार स्थगित है। वह जीवन सीमांत कहीं अधिक महत्वपूर्ण है, जहाँ संथालिनों का संघर्ष या प्रतिरोध अंकित है। उसकी एक अपनी नई भाषा है, यहाँ विद्रोह जीवनाशक्ति से बाहर की चीज नहीं है। कथा के एक छोर पर एक वनध्या धरती का विशाल अंचल, जिसमें दूध भी नहीं पनपती। दूसरे छोर पर वह अनिवार्य संगीत जो शोषण और दमन के घटना चक्र में और मुखर या तेज होता जाता है। बिखरे हुए असंबद्ध घटना प्रसंगों के बीच इसी अंतर विरोधी जीवन लय को पकड़ने की ज़रूरत है। महंत सेवादास से लक्ष्मी कोठारिन का संबंध, रामदास और लक्ष्मी के बीच तनाव और लक्ष्मी कोठारिन से गांधीवादी बालदेव का संबंध एक सी स्थितियाँ नहीं है। कहीं शारीरिक शोषण तो आध्यात्मिक गौरव से ढका जा रहा है, कहीं लौकिक जीवनाशक्ति आध्यात्मिक झूठ की हंसी उड़ा रही है। प्रशांत का कमली का संबंध आदर्श और भावना के मूल भाव से जुड़ा है और उसे भविष्य संकेत से जोड़कर विशेष अर्थवत्ता भी दी गई है, पर उससे कई अधिक जीवंत लगाव दूसरे चरित्र रूपों में दिखाई देता है। यही कारण है कि उपन्यास का पूर्व पक्ष जितना सशक्त है, उतना
उत्तर पक्ष नहीं, मैला आंचल को समग्रता में देखते हुए भी इस फर्क को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। यहाँ कुछ चरित्र रूपों की विशिष्टता सबसे अधिक उपन्यास को पठनीय बनाती है। महत्वपूर्ण उपन्यास में उल्लेखनीय चरित्र वे होते हैं जिन्हें गुण दोष की श्रेणी में स्पष्ट रूप से परिभाषित लक्षणों के आधार पर देखना असंभव हो उठे। बालदेव ऐसे ही चरित्र है। रामकृष्ण कांग्रेस आश्रम का कार्यकर्ता बालदेव तब तक तिरस्करणीय ही बना रहता है जब तक कि मलेरिया सेंटर के लिए उसकी प्रयोगिता नहीं स्वीकार कर ली जाती। लक्ष्मी की नज़र में कितने शुद्धे हैं बालदेव जी। बालदेव जी का अनुभव है कि लक्ष्मी के शरीर से एक खास तरह की सुगंध निकलती है। गांधी जी के रास्ते पर चलने वाला बालदेव हिंसावाद के विरुद्ध है। अतिरिक्त संकोच और डर से घिरा हुआ वह कई बार पहल नहीं करता, महज अनुसरण करता है। महंत सेवादास के निधन पर मठ की गद्दी को लेकर जो विवाद खड़ा होता है उसमें लक्ष्मी के प्रति संवेदनात्मक झुकाव के बावजूद वह हस्तक्षेप नहीं करता, जबकि कालीचरण के सीधे हस्तक्षेप में विचलित होता है। ईर्ष्यादग्ध कालीचरण की उग्र क्रांतिकारिता और बालदेव का गांधीवाद, इस विचारधारात्मक संघर्ष को रेणु ने उपयुक्त परिप्रेक्ष्य में उभारने की कोशिश की है। इस गांव का अपना खास ढांचा है। जाति विभक्त समाज की विडंबनाएं एकदम सतह पर ही दिखाई दी जाती है। कार्यरस राजपूत यादव सबके सोचने के ढंग में पहले जाति आती है। डॉक्टर प्रशांत का जादू गांव पर आसानी से चल जाता है, तो भी उससे पहले पहल जाति ही पूछी जाती है। प्रशांत के लिए बताया गया है कि उनसे किन्हीं उपाध्याय जी के कोसी नदी में पाया था। बंगाली डॉक्टरनी ने पाल पोस कर बड़ा किया। गांव में आते हुए उसे पहला केस मिला तहसीलदार की बेटी कमली का, जो बेहोशी का शिकार होने के नाते सबकी चिंता का विषय रही है। कभी कभी उसी की बीमारी में नाट्य और असलियत का फर्क गायब हो जाता है। डॉक्टर और कमली के परस्पर आकर्षण को ना तो दूसरा नाम दिया गया है, ना उस मूल भाव का कोई अन्यथा करण किया गया है। यह जरूर है कि गांव के बदलने की कल्पना और कमली को संपूर्ण पाने की कल्पना एक ही आदर्शीकृत राग भाव के भिन्न रूप हैं। चरखा सेंटर की मंगला देवी क्रांतिकारी समाजवादी कालीचरण के यहाँ चली जाती है और प्रकट है कि कालीचरण के क्रांतिवाद के संकल्प में इससे फर्क नहीं पड़ता। क्रांति की पहल कुछ ज़्यादा मानवीय को उठती है। एक तरह से देखें तो अवैध प्रेम संबंधों का जाल सा फैला है। मैला आंचल में सब मिलाकर वह जीवन के खुलेपन का ही प्रमाण है। उसे लेकर ना बहुत वर्जनाएं हैं, ना अतिरिक्त कुंठा। हर प्रेमी यहाँ देवता नहीं, आदमी की खोज में है। मानवीय दुर्बलताएं ही यहाँ प्रखर और उदात्त के लिए भी जगह बनाती है। रेणु के सामने
जो जीवन लहरा रहा है उसमें औसत विधि निषेधों के लिए कोई जगह नहीं। नेक्स्ट पैराग्राफ देखेंगे। आइए। मैला आंचल 2 खंडों में लिखा गया उपन्यास है। दूसरे खंड के शुरू में ही संकेत है कि सूरज 15 तारीख 1947 को मिल जाने वाला है। पहला खंड स्वाधीनता आंदोलन के अंतिम दौर को घेरता है और पाठक अनुभव करेंगे कि उपन्यास 2 खंडों में ही नहीं, खंड खंड प्रसंगों की बनावट को अक्षुण्ण रखते हुए लिखा गया है। जाहिर है वह यथार्थवादी इतिवृत्त के परिचित मॉडल को तोड़कर लिखा गया है। यहाँ यथार्थ के साथ जीवन के मूल रस, राग, सौंदर्य, संगीत को आत्मसात करने के लिए एक ढीला ढाला कथात्मक ढांचा खोज लिया गया है। इसी अर्थ में मैला आंचल भारतीय उपन्यास है। निर्मल वर्मा ने इस खास शिल्प रूप की विशिष्टता को रेखांकित करते हुए लिखा है। मैला आंचल और परती परिकथा महज उत्कृष्ट आंचलिक उपन्यास नहीं है, वे भारतीय साहित्य में पहले उपन्यास हैं जिन्होंने अपने ढंग से झिझकते हुए भारतीय उपन्यास को एक नई दिशा दिखाई थी, जो यथार्थवादी उपन्यास के ढांचे से बिल्कुल भिन्न है। उन्होंने उपन्यास की नैरेटिव कथात्मक परंपरा को तोड़ा था, उन्हें अलग अलग एपिसोड में बांटा था, जिन्हें जोड़ने वाला धागा कथा का सूत्र नहीं, परिवेश का ऐसा लैंडस्केप था जो अपनी अत्यंत लय में उपन्यास को रूप और फॉर्म देता है। वास्तविकता यह है कि भारतीय उपन्यास की इस आंतरिक लय को रेणु ने झिझकते हुए नहीं, बहुत सतर्क ढंग से पकड़ने या स्वायत्त करने की कोशिश की। वे कहानियाँ उपन्यासों के साथ ही बहुत सहज जातीय घटना चक्र पर और रोज के जीवन प्रवाह पर आधारित मुक्त गद्य वृत्त, रिपोर्टाज आदि लिखने की कोशिश कर रहे थे। यह एक सजीव तात्कालिक समय को पकड़ने का ढंग था, एक तरह की चुनौती भी थी। वहीं प्राकृतिक के सजीव रूपों को समानांतर में रचते हुए उन्होंने ऐसे अनुभवों को एक विराट स्पेस देने की कोशिश की। उन्होंने यह कला अपने अनुभव, संवेदन और यथार्थ संदर्भ के साथ विकसित की थी। इसीलिए यह आरोप उन पर ठीक नहीं पाया कि उन्होंने यह कथा शिल्प कहीं और से प्राप्त किया था।